अब कोई व्यक्ति बिहार में नगर पालिका प्रमुख कैसे बन सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 13 जनवरी के दिन बिहार सरकार ने एक गजट जारी किया और जिसमें ये बताया गया है कि अब जो नगर पालिका प्रमुख होते हैं, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर महापौर और उप महापौर, तो इनका चुनाव कैसे होगा। क्योंकि पहले ये जो हैं वो इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा चुने जाएंगे। तो क्या चीज़ें बदली है, पहले कैसे थी, अब कैसे हो गई है, और अगर आप या हम अगर चाहें कि किसी शहर के मेयर बन जाएं, किसी शहर के अध्यक्ष बन जाएं, तो कैसे बन सकते हैं, क्या करना होगा, और जो पुराने नियम थे और जो नए नियम बने हैं इनके क्या फ़ायदे और नुकसान थे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 का गजट जारी हो चुका है और इसके साथ ही बिहार में नगर पालिकाओं के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव का तरीका भी बदल चुका है। इसके साथ ही उनको पद से हटाने का तरीका भी बदल चुका है। तो हम पहले ये जानेंगे कि पहले क्या होता था, उसके बाद ये जानेंगे कि अब क्या होगा, और बाद में हम इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान की बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं वो शहरों में होती हैं, ठीक है, वो गाँवों से अलग होता है। नगर पालिकाओं के 3 स्तर होते हैं। सबसे छोटा नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका परिषद और सबसे बड़ा नगर निगम। तो अभी के समय में पूरे बिहार में 155 नगर पंचायतें हैं, यानी कि 155, और 89 यानी कि 89 नगर पालिका परिषद है, और पूरे बिहार में 19 यानी कि 19 नगर निगम है। तो अब इन सभी के जो प्रमुख और उप प्रमुख होंगे उनके चुनाव का तरीका बदल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग पहले जानते होंगे कि जो नगर पंचायत के प्रमुख होते थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था, जो नगर पालिका परिषद के प्रमुख होते थे उनको नगर पार्षद कहा जाता था, और जो नगर निगम के प्रमुख होते थे उनको मेयर या फिर महापौर कहा जाता था। और वैसे ही जो नगर पंचायत के उप प्रमुख होते थे उनको उपाध्यक्ष कहा जाता था। नगर पालिका परिषद के जो उप प्रमुख होते थे उनको उप नगर पार्षद कहा जाता था, या फिर उपाध्यक्ष भी कहीं कहीं पे कहा जाता था। और इसके साथ ही जो नगर निगम के उप प्रमुख होते थे उनको डिप्टी मेयर या उप महापौर कहा जाता था। लेकिन इस गजट में जो प्रमुख होते हैं तीनों के, उनके नामों को मुख्य पार्षद कह के संबोधित किया गया है, और जो उप प्रमुख होते थे तीनों के, इनको उप मुख्य पार्षद कह के संबोधित किया गया है। तो अगर हम मुख्य पार्षद कहें तो उसमें ये तीनों आ जाएंगे, और अगर हम उप मुख्य पार्षद कहेंगे तो उनमें ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि जो उप प्रमुख हैं तीनों वो आएंगे, और अगर मुख्य पार्षद कहेंगे तो जो प्रमुख हैं तीनों वो आएंगे। तो इसको आप आगे ध्यान रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा। पहले क्या होता था कि जो नगर पालिका होती थी उसमें जो जनता होती है, जो वोटर्स होते हैं, वो प्रमुख और उप प्रमुख को, यानी कि जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद होते हैं उनको जनता सीधे तौर पर नहीं चुनती थी। जो जनता होती थी या जनता जो मतदाता होते हैं वो क्या करते थे कि अपने यहाँ से एक वार्ड मेंबर, ठीक है, जिनको काउंसलर कहा जाता है, उनको चुन करके भेजते थे। यानी कि वो सिर्फ वार्ड का चुनते थे, वार्ड मेंबर्स को चुनते थे, जो काउंसलर होते हैं उनको चुनते थे, और वो जो वार्ड मेंबर्स चुन करके जाते थे वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते थे बहुमत के आधार पर, और नगर निगम में वहीं अपने में से एक को मेयर और एक को डिप्टी मेयर चुन लेते थे, ठीक है। यानी कि जनता वार्ड मेंबर्स को चुन करके भेजती थी, और जो वार्ड मेंबर्स होते थे वो अपने यहाँ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुनते थे बहुमत के आधार पर। लेकिन अब क्या होगा कि जो जनता होगी वो ही
मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को चुनेगी। यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये नगर पार्षद, उप नगर पार्षद, इन सभी को अब जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है। अब जो वार्ड मेंबर्स होंगे वो बहुमत के आधार पर अपने में से ही किसी को नहीं चुन लेंगे, बल्कि बाकायदा जो व्यक्ति होंगे, जो नॉमिनेशन होगा, उसमें जो नेता होंगे या जो भी व्यक्ति होंगे वो मेयर बनने के लिए नामांकन करेंगे और मेयर के लिए डायरेक्ट उनका वोटिंग होगा, या फिर अध्यक्ष बनने के लिए या नगर पार्षद बनने के लिए वो अब नामांकन करेंगे और जनता डायरेक्ट वोटिंग के जरिए उनको चुनेगी। यानी कि जैसे मुखिया, सरपंच चुने जाते हैं ना ग्राम पंचायत में, उस ढंग से अब ये भी चुने जाएंगे। आप लोग जानते होंगे कि ग्राम पंचायत में क्या होता है कि मुखिया को डायरेक्ट जनता के द्वारा वोट से चुना जाता है, या सरपंच को भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है, और वैसे ही इसमें भी होगा। ठीक है। अब जो शहरी होगा यानी कि जो नगर पालिका है उसमें भी यही चीज़ें लागू होंगी। तो पहले जो वहाँ के वोटर्स होते थे नगर पालिकाओं के, वो सिर्फ एक ही वोट देने जाते थे। ठीक है। उनको एक ही बैलेट पेपर मिलता था और उसी पर सिर्फ वोट देते थे वार्ड मेंबर्स के लिए। लेकिन अब उनको 3 बैलेट पेपर्स मिलेंगी। एक पर वो वहाँ के मुख्य पार्षद को चुनेंगे, यानी कि नगर निगम में होंगे तो जो मेयर होते हैं या महापौर होते हैं उनके लिए, नगर पालिका परिषद में वो नगर पार्षद के लिए, और नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए। दूसरा मिलेगा उनको उप मुख्य पार्षद के लिए, यानी कि अगर नगर निगम में हैं तो उप मेयर जो होते हैं, उप महापौर उनके लिए, जो अगर नगर पालिका परिषद में हैं तो जो उप नगर पार्षद होते हैं उनके लिए, और अगर वो नगर पंचायत में है तो उपाध्यक्ष के लिए। और एक उनको मिलेगा जो पहले मिलता था वार्ड वाला, वो यानी कि अपने यहाँ से एक व्यक्ति को वार्ड मेंबर चुनने के लिए, एक व्यक्ति को काउंसलर चुनने के लिए। इस ढंग से अब चुनाव होंगे। अब बात करते हैं कि पद से हटाए जाने का तरीका कैसे बदला है। तो पहले क्या होता था कि जो वहाँ के मेंबर्स होते थे, वार्ड मेंबर्स होते थे, उनके बहुमत से ही मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद बनते थे। तो अगर जो वार्ड मेंबर्स होते थे वो बहुमत से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते तो उनको पद छोड़ना पड़ सकता था और छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर जो वार्ड मेंबर्स हैं वो अपने यहाँ उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित भी कर देंगे तो भी वो पद से नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए हैं। ठीक है। क्योंकि जनता ने चुन उनको भेजा है, इसलिए अब वार्ड मेंबर्स के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो बहुमत के आधार पर उनको पद से, यानी कि जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद हैं उनको पद से हटा सके। अब मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को पद से राज्य सरकार ही हटा सकती है। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि जो मुख्य पार्षद हैं या उप मुख्य पार्षद हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसके जो नियम्स हैं कि इतने बैठकों में उपस्थित होना है, ऐसे होना है, वो सब काम अगर वो नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ अगर राज्य सरकार देखती है तब वो उन्हें पद से हटा सकती है। और अगर उनको पद से हटाया जाता है या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपना पद त्याग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर से जनता के द्वारा ही नए मुख्य पार्षद और नए उप मुख्य पार्षद को चुना जाएगा और वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल तक के लिए ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक मुख्य पार्षद जो हैं वो चुनाव जीते और 2 वर्षों बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, पद छोड़ दिया बीमारी के कारण या उनकी मृत्यु हो गई, या राज्य सरकार ने उनको पद से हटा दिया, तो वैसी स्थिति में जब 2 वर्ष बीत चुका है तो अगला बार फिर चुनाव होगा और वो व्यक्ति जो चुनाव जीतेगा वो 3 वर्षों तक यानी कि उनके कार्यकाल पूरा होने तक रहेगा, यानी कि पहले के कार्यकाल जो बचा हुआ है उतने तक ही रहेगा। अब वो 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, वो बचे हुए कार्यकाल तक ही मुख्य पार्षद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो ऑफिशियल गजट है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, या फिर आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से इस गजट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप या हम मेयर बनना चाहें, मुख्य पार्षद बनना चाहें तो क्या करना होगा। तो अब तो पहले से आसान हो गया। पहले क्या होता था कि समर्थन जुटाना पड़ता था, अब तो डायरेक्ट नॉमिनेशन कीजिए और एकदम विधायक की तरह चुनाव लड़िए। जैसे विधायक का चुनाव होता है, जैसे मुखिया का चुनाव होता है, उसी ढंग से आपको चुनाव लड़ना होगा। तो चलिए लास्ट में अब बात करते हैं इनसे होने वाले फ़ायदे और नुकसान की।
तो अब जो नया नियम लागू हुआ है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जनता होगी उसके प्रति जो मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद होंगे उनकी जवाबदेही रहेगी। यानी कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद जनता के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह रहेंगे, क्योंकि उनको जनता के पास वोट मांगने जाना है। ठीक है, वो जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए, इसलिए वो जनता के प्रति सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अब उनको अगर वो कुछ गलती भी करेंगे तो बहुमत के आधार पर जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको पद से नहीं हटा पाएंगे। यानी कि एक बार चुनाव जीत गए तो अब लगभग वो 5 वर्षों तक रहेंगे ही। ठीक है, मुखिया की तरह हो गए। तो इससे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में इससे फ़ायदे दिखाई पड़ते हैं या फिर नुकसान दिखाई पड़ते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने के लिए तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।